Good morning, dear students. So, yesterday we have studied about basic concept of respiration, parts of the respiratory system, and we have moved toward mechanism of the breathing. यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था. आज हम डिटेल में इसको समझने वाले हैं. So, सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पायरेशन की. ओके, तो इंस्पायरेशन में कौन कौन सा पूरा प्रोसेस होता है? यू कैन सी ओवर हियर. तो इंस्पायरेशन में एक तो सबसे पहले डायफ्रागम जो है इट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब फ्लैट हो जाता है. ओके, और उसकी वजह से क्या होता है, वर्टिकल कॉलम का जो साइज है वो इंक्रीज होने वाला है. ओके, ये सभी चीजें के बारे में हम अभी पूरा डिस्कस करने वाले हैं. ओके, नाउ सी ओवर हियर. सो डायफ्रागम गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब फ्लैट होगा. ये आप देख सकते हैं डायफ्रागम, अभी आप देख सकते हैं पूरा आर्क बना हुआ है, लेकिन ये आर्क में से फ्लैट हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा. ओके, या ऊपर से एरो भी आपको दिखाया हुआ है, तो फ्लैट हो जाएगा. ओके, उसके साथ साथ क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर ऑल्सो गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड. ओके, तो इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ओके, उसकी वजह से क्या होने वाला है, इन दोनों की वजह से, तो डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वर्टिकल वॉल्यूम जो है उसका साइज बढ़ने वाला है. दैट इज कॉल्ड एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस. तो ये एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो है उसका साइज बढ़ने वाला है, वॉल्यूम बढ़ रहा है. वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, जिस भी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है उसके अंदर कुछ भी ये चीज अगर आपको फिलअप करनी है उसकी कैपेसिटी बढ़ती है. ओके, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कनेक्टेड है विद रिब्स एंड स्टर्नम. ओके, तो वो क्या करते हैं, तो रिब्स एंड स्टर्नम्स आर गेटिंग लिफ्टेड अप एंड वॉल्यूम इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस इंक्रीजेस. देखिए दो चीजें हो रही है, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वर्टिकल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स, आप देखिए ये वाले इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, ये रेड एरो जो आपको दोनों तरफ दिखाए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन वो जिसके साथ कनेक्टेड है दोज आर कॉल्ड रिब्स एंड स्टर्नम. रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट हो रहे हैं. लिफ्ट होंगे तो केज का पूरा जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, और केज का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, तो डोर्जो वेंट्रल एक्सिस के साइड में ये बढ़ने वाला है. डोर्सल वेंट्रल साइड और बैक एंड फ्रंट साइड दोनों तरफ ये इंक्रीज करने वाला है. मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली बैक एंड फ्रंट साइड का वॉल्यूम बढ़ा, वर्टिकल वॉल्यूम बढ़ा. वर्टिकल मतलब पूरा वर्टिकल रेंज की हम बात कर रहे हैं, मतलब सभी डायरेक्शंस में वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है. क्या होगा, ओवरऑल वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज. इसलिए यहाँ पे लिखा है थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस. अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, तो थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली प्रेशर कम होने वाला है. ये सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी छोटी चीज में एयर या वाटर फिलअप करके रख रहे हैं तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन कोई बड़ी चीज में आप उसको फिलअप कर रहे हैं तो फिर प्रेशर उसका कम होने वाला है. तो यहाँ पे थोरेसिक वॉल्यूम अभी तक कम था, आपने बढ़ाया है, बिकॉज ऑफ इंस्पायरेशन ये होने वाला है, तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. प्रेशर डिक्रीज होगा, थोरेसिक प्रेशर इज गेटिंग डिक्रीज, तो क्या होगा, लंग्स आर गेटिंग एक्सपांडेड एंड पल्मिनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस. तो केज के अंदर लंग्स हैं वो भी एक्सपांड हो गए क्योंकि उनको जगह मिल रही है, और ओवरऑल लंग्स का जो वॉल्यूम है, पल्मिनरी वॉल्यूम, इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू इंक्रीज. लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली लंग्स के अंदर भी जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज होने वाला है. दैट इज कॉल्ड इंट्रा पल्मिनरी प्रेशर, वो डिक्रीज होने वाला है. इंट्रा पल्मिनरी प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, चैप्टर नंबर 11 प्लांट में हमने पढ़ा था वही चीज यहाँ पे भी काम करती है, क्योंकि ये सारे फंडामेंटल तो यूनिवर्सल है. तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, मतलब लंग्स में प्रेशर कम है. तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए किसी भी स्टेट में ये होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. और जब हम बात करते हैं
एयर की टू फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो ऑब्वियस है बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, सो एयर इज गोइंग टू बी इनहेल्ड। तो उसकी वजह से क्या होगा, एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। दो चीजें काम करती है, डायफ्रागम का कॉन्ट्रैक्शन और इंटरकोस्टल मसल्स जो है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स और स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, ओके उनका कॉन्ट्रैक्शन। और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ओवरऑल हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि आपका जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपके लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम प्रेशर इज गेटिंग डिक्रीज्ड, and because of the decreased pressure air can get inside। ओके तो एयर की मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने मिलेगी फ्रॉम आउटसाइड टू द लंग्स। ओके सो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ इंस्पायरेशन, बहुत सिंपल है। सेकंड, अब इनहेल तो हो गया, अब एक्सपायर दैट इज एक्सपेल करना है, तो क्या करेंगे। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, सो इंटरकोस्टल जो अभी हुआ था उससे उल्टा काम पहले तो होगा। तो इंटरकोस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, डायाफ्रागम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, तो डायाफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो फ्लैट हुआ था आर्क में से, लेकिन अभी डायाफ्रागम रिलैक्स होगा तो वो वापस आर्क बनेगा। आर्क बनेगा तो ऊपर की तरफ बन रहा है आर्क। सीधा प्रेशर किसके ऊपर जा रहा है, ये प्रेशर जा रहा है लंग्स के ऊपर। यू कैन ऑब्जर्व इन दिस फिगर। ओके ये आर्क बना तो ये पूरा का पूरा प्रेशर जा रहा है लंग्स के ऊपर। और इंटरकोस्टल मसल्स भी जब रिलैक्स हो रहे हैं तो रिब्स और स्टर्नम भी रिलैक्स हो रहे हैं और वो भी प्रेशर डाल रहे हैं लंग्स के ऊपर। अल्टीमेटली ये सब प्रेशर जो बाहर से फील हो रहा है वो लंग्स को फील हो रहा है। एंड थोरेक्स जो है आपका, थोरेटिक कैविटी जो है, इट इज रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसके ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है थोरेसिक कैविटी। और ओरिजिनल पोजीशन में जब आ रहा है तब इसका वॉल्यूम डिक्रीज होने वाला है। वॉल्यूम बाहर से डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी डिक्रीज होने वाला है। लंग्स के अंदर अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इस वॉल्यूम को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो एयर उसके अंदर है, एल्वियोली के अंदर जो एयर है उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि वॉल्यूम कम है। अब उसको सेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एयर के ऊपर प्रेशर डालो और वो एयर, उसके पास एक ही रास्ता है बाद में, ट्रैकिया से होते हुए, नॉस्ट्रिल से होते हुए उसको एटमॉस्फेयर में बाहर जाना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है एयर मूव्स आउट। तो बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है। एक्सपायरेशन, अगर आप इंस्पायरेशन याद रख रहे हैं तो एक्सपायरेशन ठीक उससे उल्टी प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन abdominal muscles and internal coastal muscles contract। देखिए इसके आगे जब इंस्पायरेशन की हम बात कर रहे थे तब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की हम बात कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब एक्सपायरेशन कर रहे हैं और फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो एब्डोमिनल मसल्स जो हैं, एब्डोमेन रीजन के जो मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एज वेल एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब वो कंप्लीटली आपके लंग्स को खाली करने के लिए, एम्प्टी करने के लिए काम आता है। ओके जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम में करते हैं लोग, उसमें यही किया जाता है। एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर प्रेशर एज वेल एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के ऊपर प्रेशर। ओके मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर लंग्स की जो भी कैपेसिटी है वो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा और उसकी वजह से इंस्पायरेशन की आपकी नेक्स्ट राउंड की कैपेसिटी जो है वो बढ़ने वाली है। इसके बारे में आगे हम वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में। ओके फाइन, यू कैन फील। ओके ये देखिए आप, डायफ्रागम नीचे जा रहा है तो ब्रीदिंग हो रहा है, डायफ्रागम ऊपर जा रहा है तो एक्सपायरेशन हो रहा है। ओके और ये कोस्टल मसल्स की वजह से ये पूरा हो रहा है। ओके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से ये पूरी एक्सरसाइज हो रही है। नाउ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहली कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम, दूसरा है
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV और जिसको कॉम्प्लीमेंटल एयर बोला जाता है। दूसरा है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV जिसको सप्लीमेंटल एयर भी बोला जाता है। फाइन। फिर रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज RV, फिर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी दैट इज IC, सॉरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दैट इज IC, देन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी दैट इज EC, functional residual capacity that is FRC, then vital capacity VC और total lung capacity that is TLC। तो ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, जहां पे V है वो सारे वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं और जहां पे C है दैट इज अबाउट कैपेसिटी। अब वॉल्यूम और कैपेसिटी, वैसे तो जब हम बात करते हैं वॉल्यूम मतलब हम बात करेंगे एयर को ध्यान में रख के, और जब हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तब हम लंग्स को सेंटर में रख के बात कर रहे हैं। ओके, अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, सेपरेट नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कैपेसिटी क्या है। ओके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है और उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो प्लीज कीप इन माइंड। फाइन। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइडल वॉल्यूम के, जो हाईलाइट हो रहा है उसके बारे में आप देखिए, टाइडल वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड or expired during a normal respiration, that is called tidal volume. It is about 500 milliliter, that is 6000 to 8000 milliliter per minute. Okay, तो 500 मिलीलीटर एक बार में, तो कुल मिला के पर मिनट में कितना, तो इट इज अबाउट 6000 to 8000। ओके, 6000 मतलब कितना होगा आपका, कुल मिला के 12 बार और 16 बार पर मिनट, एक्सपायर या इंस्पायर्ड। ओके, मतलब अगर आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं 12 टाइम्स इन अ मिनट तो 6000, और अगर आप 16 टाइम पर मिनट इंस्पायर या एक्सपायर्ड कर रहे हैं तो इट इज 8000 ml पर मिनट। एक बार में आप कितना वॉल्यूम इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे, इट इज कॉल्ड नॉर्मल, इसलिए बोला यहाँ पे नॉर्मल रेस्पिरेशन में। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में, नॉर्मल रेस्पिरेशन में आप एक बार में कितना इंस्पायर कर रहे हैं एयर या कितना एक्सपायर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। टाइड्स बोलते हैं ना जिसको, वेव्स पर्टिकुलरली, तो ये नॉर्मल वेव्स हैं ये आपके। ओके, दैट इज अबाउट 500 ml, मतलब एक बार जब आप इनहेल कर रहे हैं तो 500 ml अराउंड एयर एंटर हो रही है, और एक्सपायर कर रहे हैं तो 500 ml अराउंड एयर बाहर भी आ रही है एक बार में। और ऐसा पर मिनट में कितनी बार हो सकता है, 6000 to 8000 मिलीलीटर, मतलब अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 to 8 लीटर्स पर मिनट। ये देखिए, ये पूरा जो वेव दिखाया है पूरा, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। इसीलिए मैंने बोला ना, वेव्स जो होते हैं उसके हिसाब से इसको टाइडल वॉल्यूम बता रहे हैं। और ये है आपका टीवी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। आपको एब्रीविएटेड फॉर्म भी याद रखने पड़ेंगे इन सभी के। फाइन, नाउ द नेक्स्ट वन इज IRV। आप देखिए, हाईलाइट कर रहे हैं इसको। ओके, ब्लिंक हो रहा है। IRV किसको बोला जाता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। IRV या कॉम्प्लीमेंटल एयर, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट आपको दिया जा रहा है, वो क्या है, सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं एक्स्ट्रा में, वो क्या हो सकता है, सो इट इज अबाउट 2500 टू 3000, 2500 से लेके 3000 ml ये हो सकता है IRV। ओके, मैक्सिमम यहां तक आप जा सकते हैं आप। ओके, तो 2500 से लेके 3000 ml तक फोर्सफुल इंस्पायरेशन, प्राणायाम में जो करते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ओके, तो IRV के लेवल तक पहुंचने की बात है वहां पे, इसीलिए। ओके, फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको बोला जाता है सप्लीमेंटल एयर। Expiratory reserve volume, that is additional volume of air that can expire by a forceful expiration. It is 1000 to 1100 ml. ओके, तो आप देखिए, इंस्पायर कर रहे हैं, ओके, IRV,
ये IRV था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। मतलब सिर्फ इंस्पायर करने के टाइम पे उसको हम काउंट कर रहे हैं, और ERV जो है वो सिर्फ हम एक्सपायर करने के टाइम पे ही काउंट कर रहे हैं। लेकिन टीवी के लिए क्या था, टाइडल वॉल्यूम, तो वो एक्सपायर या इंस्पायर दोनों के लिए बात कर रहे हैं। ओके, टीवी तो। लेकिन IRV और ERV में डिफरेंस क्या है? एक बार हम फोर्सफुल अगर आप इंस्पायर कर रहे हैं तो फिर वो 2500 से लेके 3000 तक एक्स्ट्रा इंस्पायर कर सकते हैं। मतलब आपकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 5 to 6 फोल्ड बढ़ जाती है। नॉर्मल ब्रीदिंग में तो हम सिर्फ 500 ml ही यूटिलाइज कर रहे हैं ना, फाइन। और ऐसा ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसमें क्या कर रहे हैं, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जो आप एक्सपायर कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं थ्रू प्राणायाम, ओके, सो इट इज 1000 to 1100 ml। नॉर्मल ब्रीदिंग में तो एक्सपायर कितना होता है, 500 ml, लेकिन इसको आप ले जा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं 1000 to 1100 ml तक। ओके, मतलब 1500 से 1600 ml तक इसको आप ले जा सकते हैं। ओके, रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज RV, देखिए हाईलाइट कर रहे हैं उसको, रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। कितना भी फोर्स करके आप उसको निकाल दो, लेकिन कुछ तो एयर लंग्स में रहने वाली है। फोर्सफुल भी आप अगर एक्सपायरेशन कर रहे हैं, मतलब ERV करने के बाद भी, ERV कर लेने के बाद भी कुछ एयर तो आपके लंग्स में रहने वाली है, उसको बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल मतलब वहां पड़ी रही है एयर, वो कितना हो सकता है, तो 1100 से लेके 1200 ml तक एयर जो है वो रह सकता है एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, नाउ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दैट इज IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, तो वो क्या है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो टाइडल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। ओके, टोटल वॉल्यूम कितना आप इंस्पायर कर सकते हैं एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, टोटल वॉल्यूम आप कितना इंस्पायर कर सकते हैं, तो एक तो नॉर्मल इंस्पायर कर सकते हैं आप टीवी, और उसमें भी फोर्स लगा के आप कितना इंस्पायर कर सकते हैं, तो IRV जितना। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपके लंग्स की कितनी है, एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, दैट इज टीवी प्लस IRV, ये नॉर्मल ब्रीदिंग वाला दैट इज टीवी, और दूसरा उसमें एड ऑन कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा पैकेज दैट इज IRV। लेकिन हम क्या करते हैं, ओनली टीवी। ओके, मतलब तो टाइडल वॉल्यूम जितना ही, मतलब इसका मतलब ये है कि आपके लंग्स की कैपेसिटी तो टीवी प्लस IRV जितनी है, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं अपने लंग्स को कंप्लीटली, ब्रीदिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज उसकी खुद की कैपेसिटी तो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इतनी सारी है। और ये कितना वॉल्यूम है, 3000 से लेके 3500 ml तक ये है। ऑब्वियस है, 2500 से 3000 तो बोल रहे थे, उसमें 500 ml हम डाल रहे हैं टीवी के, तो 3000 से 3500 तक ये हो सकता है। फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC, हाईलाइट कर रहे हैं आप, देखिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ओके, EC, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज एक्सपायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन दैट इज टीवी प्लस ERV। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन दैट इज टीवी और ERV दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तब जाके एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी, दैट इज अबाउट 1500 to 1600 ml। मैंने अभी आपको बताया ना, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये 1500 से 1600 होगा। कुछ करना नहीं है, आपको टीवी का वॉल्यूम पता है और उसमें IRV का वॉल्यूम जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आपको टीवी का वॉल्यूम पता है और उसमें आप ERV को जोड़ दीजिए, ओके, तो हो जाएगा आपका EC, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ओके, नाउ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मतलब उसमें ERV भी जोड़ दो और RV भी जोड़ दो, मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा टीवी, ERV एंड RV। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द lungs after a normal expiration that is ERV plus RV। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद
कितना एयर वहां पे है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। तो एक्चुअली आपके लंग्स की कैपेसिटी तो ये थी ना, ईआरवी तक आपके लंग्स जा सकते थे, लेकिन आपने किया क्या, ओनली टीवी किया, ईआरवी तक नहीं गए। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स के पास फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एक्चुअली कितनी है, तो वो होती है एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम खुद आरवी, और दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज ईआरवी। मतलब ये कुल मिला के आएगा ईआरवी प्लस आरवी, और ये कैपेसिटी जो बनती है दैट इज 2100 टू 2300 ml। 2100 से लेके 2300 ml तक की ये कैपेसिटी आपकी बन रही है। फिर है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी आप देखिए पूरा ब्लिंक कर रहा है, पूरा एरिया ब्लिंक कर रहा है क्या, तो ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स कितनी है। वाइटल मतलब मैक्सिमम आपका लंग कितना काम कर सकता है। सो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, या इससे उल्टा भी हो सकता है, और वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो कुल मिला के ये क्या होने वाला है, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। ईआरवी एक्सपायरेशन प्लस टीवी दैट इज टाइडल वॉल्यूम, और आईआरवी दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोनों रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम मतलब वो हिल नहीं रहा है, और टीवी टाइडल वॉल्यूम वो मूव ऑन कर रहा है, मतलब दोनों तरह के रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इन सभी को जब हम मिलाते हैं तब वाइटल कैपेसिटी हमें पता चलती है। किसी भी लंग्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटी है, मतलब इतना आपका लंग्स काम कर सकते हैं, दैट इज 3500 टू 4500 ml पर स्ट्रोक। ये बात कर रहे हैं पर स्ट्रोक, ओके, पर मिनट नहीं है ये। नाउ टोटल लंग कैपेसिटी, एक्चुअल लंग कैपेसिटी क्या है, तो ये पूरा एरिया ब्लिंक कर रहा है, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। पूरा का पूरा एरिया काम कर रहा है, यहाँ पे लंग्स का एक एक कोना जहाँ पे एयर है, तो जितने भी वॉल्यूम्स है उन सभी को मिक्स कर दीजिए, दैट इज आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, और इन सभी को मिला के आप बोल सकते हैं, इन सभी को मिला के आप बोल सकते हैं वीसी प्लस आरवी। ये पूरा वीसी प्लस आरवी, ओके। तो ये कितना है, लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है, दैट इज 5000 से लेके 6000 ml पर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। मतलब एक बार आप इतना तो इनहेल कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आरवी तो हर बार रह जाएगा, ओके, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो एटलीस्ट आप वाइटल कैपेसिटी तक तो जा सकते हैं, एटलीस्ट आप वाइटल कैपेसिटी तक तो इनहेल कर सकते हैं, सो दैट योर लंग्स आर गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हैं ना, तो योर मेटाबॉलिज्म इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी वेरी गुड फंक्शनल, ओके। और उसकी वजह से आपका डाइजेशन, बाकी के एक्टिविटीज, ओवरऑल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ, और ये सभी चीजों में आपको इसका इम्पैक्ट देखने मिलने वाला है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Now part of respiratory tract, that is from nostrils to terminal bronchi, not involved in gaseous exchange, and that's why it is called dead space, okay। nostril से लेके terminal bronchi तक का जो पूरा एरिया है उसको बोला जाता है डेड स्पेस, क्योंकि ये पूरा डेड स्पेस यूज नहीं होने वाला, ये पूरा डेड स्पेस है, कंडक्टिंग पार्ट, ओके। ये गैसेस एक्सचेंज में यूज नहीं होता है, और इसको डेड स्पेस बोला जाता है। डेड एयर वॉल्यूम इज अबाउट 150 ml, ओके। तो ये पूरा एरिया है, उसमें कुछ भी हो जाए एवरी टाइम 150 ml एयर तो वहां पे होता है, ओके। ये लंग्स का वॉल्यूम नहीं है, लंग्स के आउटसाइड का वॉल्यूम है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम तो हमने देख लिया, ज्यादा से ज्यादा टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स दैट इज 5000 टू 6000 ml। रेस्पिरेटरी साइकिल which is an inspiration plus an expiration, एक बार इनहेल करना और एक बार एक्सहेल करना, that is called respiratory cycle। और नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल जो है, जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग,
उसके रेट क्या है? तो मैंने पहले भी बात में बता दिया था आपको, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। अगर इतना हो रहा है, यू आर नॉर्मल हेल्थी पर्सन। ओके, और उसको चेक करने के लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट भी है, डिवाइस भी है, दैट इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर, जिसको आप रेस्पायरोमीटर भी बोलते हैं। ओके, टू मेजर द रेस्पिरेटरी रेट। आपका रेस्पिरेटरी रेट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट है कि नहीं है, वो आप इससे चेक कर सकते हैं। अगर 16 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13, 14, 15 आ रहा है, you are at good position with respect to your respiratory cycling only। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट फुल्ली हेल्दी है, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू योर रेस्पिरेटरी साइकिल, विथ रिस्पेक्ट टू योर ब्रीदिंग, यू आर हेल्दी। ओके, लेकिन उसमें भी अगर एक पैरामीटर हम जोड़ दें कि कितना एयर आप इनहेल कर रहे हैं ना, कितना एयर आप इनहेल कर रहे हैं, जो अभी हमने अलग अलग टर्म्स देखे, उसके हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे तब भी पता चलता है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का हेल्थ क्या है। ओके, फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, up to this we have studied about mechanical part of the respiratory system. Tomorrow we are going to discuss about gas exchange. Okay, टेक्निकल पार्ट, मैकेनिकल पार्ट खत्म हुआ, अब बायोकेमिकल पार्ट शुरू होने वाला है, और उस पार्ट में हम देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, और उसके बाद गैसेस एक्सचेंज के बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट disease and regulation of the respiratory system. Okay, so till then please read from the textbook about this chapter. कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, please contact me anytime. Have a nice day.